पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है युद्ध। युद्ध का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है युद्ध का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप ये पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और इस ऑडियो क्लास में आज मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो बहुत ही ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा, इसके सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 2 से 3 किताबों कलेक्ट करके मैं आपको सारे पॉइंट्स नोट डाउन करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है युद्ध का प्रभाव, तो आपको इसमें सबसे पहले 2 से 4 लाइन, मतलब कम से कम 4 से 5 लाइन आपको डिफाइन करना पड़ेगा युद्ध, डेफिनेशन ऑफ वॉर, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। इसमें आप ओपेनहीम की परिभाषा, स्टॉक की परिभाषा और हाल की परिभाषा दे सकते हैं। तीनों की आप परिभाषाएं लिख दीजिए, उसके बाद आप शुरू करिए युद्ध का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वॉर। तो इसमें आप लिखेंगे कि जब भी कोई युद्ध होगा तो वो प्रभाव तो डालेगा ही, तो उसके प्रभाव के कई सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसका राजनीतिक प्रभाव, यानी कि इसमें पहला पॉइंट आएगा राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कोई युद्ध शुरू होता है तो उस युद्ध जो जितने देश युद्ध कर रहे होते हैं उनका आपसी संबंध तो टूट जाता है, और इन संबंधों को ठीक करने के लिए एक राजनयिक अभिकर्ता हर देश से बुलाए जाते हैं। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है तो उस राजनयिक अभिकर्ता को वापस बुलाया जाता है। तो अब जिम्मेदारी ये होती है कि उस राजनयिक अभिकर्ता को सुरक्षापूर्वक वापस भेजा जाए। सबसे पहला युद्ध का प्रभाव यही होता है। तो इसमें राजनयिक संबंध का वियना अभिसमय 1961 का प्रावधान ज़रूर लिख दीजिएगा, जिसमें ये कहा गया है कि राजनयिक अभिकर्ताओं को अन्य विदेशी दूत के संरक्षण में रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस भेजा जाएगा, प्रेषक राज्य में सुरक्षित वापस पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हुआ, राजनयिक और वाणिज्य दूत की संबंधों की समाप्ति हो जाती है। और आर्टिकल 44 वियना संधि का जो आर्टिकल 44 है उसको आपको मेंशन करना है कि कैसे उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक उनको वापस भेजना होता है। अब दूसरा आता है काउंसलर रिलेशन, कौंसिलीय संबंध। कौंसिलीय संबंध में क्या होते हैं, जो अभिलेखागार होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो कौंसल के प्रभार होते हैं, उन सबों को संबंध तो युद्ध के दौरान खराब हो जाता है, तो युद्ध समाप्त होने के बाद उन सबों को छोड़ दिया जाता है। ये भी वियना जो पैक्ट था, कन्वेंशन था 1963, उसके आर्टिकल्स 31 में कहा गया है कि उनको अपने साथ समान संपत्ति अधिग्रहण से मुक्ति दे करके, क्षतिपूर्ति अदा करके इनको वापस कर दिया जाता है। अब तीसरा आता है संधि। संधियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जब भी युद्ध खत्म होता है तो जो पहले की जो संधियाँ होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि युद्ध आरंभ होते ही युद्धरत देशों के मध्य जितनी भी पुरानी संधियाँ हैं सब खत्म हो गई, लेकिन अब के समय में ये मान्यता बदल गई है। अब माना जाता है कि युद्ध के आरंभ होने पर युद्धरत राज्य के बाद जो भी संधियाँ हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि कहीं लुप्त हो जाती हैं, कहीं छुप जाती हैं, उनका यूज़ नहीं होता है। और जैसे ही युद्ध काल खत्म होता है तो वो संधियाँ निलंबित नहीं होती, बल्कि वो संधि के जो पक्षकार हैं, जो जो देश इस संधियों को किया है, उन देशों पे जिन पे संधि लागू होती है उन सब मिल करके उनकी अपनी इच्छा पे संधि को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो डिसाइड करते हैं कि संधि को लागू रखना है, समाप्त करना है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, नए प्रावधान लाने हैं। संक्षेप में इस पर पूरी चर्चा की जाती है, उसमें नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, जो चीज़ असंगत लगती है उसको हटा दिया जाता है। और इसमें आप फैक्ट में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लॉर्ड बाथहर्ट 1815 में लिखा था कि युद्ध आरंभ होते ही ग्रेट ब्रिटेन के लिए युद्ध राज्यों की सभी संधियाँ समाप्त हो जाती हैं और इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता है। पर वर्तमान समय में युद्ध किसी भी तरीके का हो, संधि समाप्त नहीं होती है। तो थोड़ा 1-2 फैक्ट लिखने से क्या होता है, आपके आंसर का वज़न बढ़ता है, और जो आंसर आपका चेक कर रहा होता है ना उसको भी इंटरेस्ट आता है आपका आंसर पढ़ने में। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी संधियां हैं जो अभिव्यक्त रूप से युद्ध के प्रारंभ होने पर अपने प्रभाव के संबंध में प्रावधान करती है, जैसे कि हवाई यातायात अभिसमय यानी संधि 1919 में प्रावधान दिया गया कि युद्ध के मामले में युद्धरत देश के रूप में या तटस्थ राज्य के रूप में जो भी संधि वाले राज्य हैं उनकी स्वतंत्रता को कोई प्रभावित नहीं करेगा, उन पे कोई भी बाध्यताएं निलंबित नहीं की जाएंगी। तो इसलिए 2004 में भी ऐसा ही, इसी का इफेक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये भी वर्किंग ग्रुप जो है कार्यकारी समिति, उसने भी यही कहा कि संहिताबद्ध कर दिया जाए संधियों को और एक विधि बना दी जाए। तो इस तरह से युद्ध का अगला प्रभाव, जो तीसरा प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है, जो देशों के बीच में जो संधियाँ होती हैं उस पे पड़ता है।
अब चौथा पॉइंट आता है शत्रु की संपत्ति यानी एनिमी की प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 18वीं शताब्दी तक राज्यों का जो अभ्यास युद्ध होता था एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी शत्रु संपत्ति को जब्त करने की थी, और चाहे संपत्ति सार्वजनिक हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। फिर ये जो प्रथा ये चल रही थी, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते इसमें चेंजेस आ गया और फिर संपत्ति को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी में कहा गया कि युद्ध के जो राज्य हैं वो अपने राज्य क्षेत्र में स्थित शत्रु की चल संपत्ति को जब्त कर सकता है, जैसे कि कोष, गोला बारूद, खाद्य सामग्री, मूल्यवान चीज़ों को जब्त किया जा सकता है। चल संपत्ति को जब्त करने का उद्देश्य था कि सैनिक अपने उसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि युद्ध के दौरान उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और युद्ध के दौरान उन चीज़ों अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कि कोई बंदरगाह पे खड़े शत्रु हैं, वो युद्ध पोत का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको जब्त करके। अब आता है निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो युद्धरत देश हैं अब पहले शत्रु देश की निजी संपत्ति अचल या चल संपत्ति को जब्त कर सकते थे, पर 19वीं शताब्दी के बाद ऐसे मामले नहीं हुए हैं कि निजी संपत्ति को जब्त किया जाए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन माना जाएगा किसी भी देश के निजी संपत्ति को जब्त करना और उसको युद्ध के लिए प्रयोग करना। और इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के जो विजेता थे इस प्रकार की संपत्ति को पराजित शत्रुओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से जब्त किए थे कि युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हो, इसलिए प्राइवेट संपत्ति जो है वो ले लिए। बाद में इसे रियो डी जेनेरियो के मामले में इसको रद्द कर दिया गया और तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब अगला प्रभाव पड़ता है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्रभाव पड़ता है। जो युद्धरत देश हैं उनके नागरिक द्वारा कुछ संविदा की जाती है, युद्ध के प्रारंभ होने का प्रभाव इन पे भी पड़ता है, जैसे कि युद्धरत राज्य के नियम पर आधारित होता है। इस प्रकार अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा राष्ट्रीय विधि दोनों ही मामले पर इसका असर पड़ता है। जो वो लोग अभ्यास करते हैं साथ में मिलकर के जो दो देश, उन पर फर्क पड़ता है, नए नए नियम बनाने पड़ते हैं समय के अनुसार। इसलिए दो तरह से भाग किया गया है, एक तो निष्पाद्य संविदा और दूसरा है निष्पादित संविदा। अब निष्पाद्य संविदा क्या होती है? वे संविधाएं हैं जो युद्ध के प्रारंभ के पहले की जाती है और उनका पूरी तरह से पालन होने के पहले युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ऐसी संविदा को युद्ध प्रारंभ होने पर रद्द कर दिया जाता है। कुछ ऐसी संविधाएं बनाई जाती है युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही शुरू हो जाती थी लेकिन पूरा नहीं हो पाया, और ऐसी संविदा को दो कारण से रद्द किया जाता है। एक तो शत्रु राज्य के नागरिक के साथ संबंध बनाए रखना लोक नीति के विरुद्ध। ऐसा माना जाता है कि जिससे आप युद्ध कर रहे हो उनसे आप संबंध बनवाए हुए हैं संविदा के थ्रू, तो ये गलत है, इसलिए इससे अच्छा उस संविदा को रद्द कर दिया जाए। दूसरा, युद्ध के प्रारंभ होने से संविदा का पालन अपने आप अवैध हो जाता है, वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा जो भी उस संविधा में प्रावधान किए गए हैं, तो ऐसी अवैध चीज़ों का पालन हो नहीं सकता है। अब वो जो भी चीज़ें संविदा है वो व्यापार से संबंधित संविदा भी हो सकती है, एक दूसरे से संबंध बनाए रखने के लिए भी हो सकती है। इसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, सदरलैंड बनाम मेयर में संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उन अभिकरणों को युद्ध द्वारा समाप्त नहीं किया जाता जो युद्ध के पहले सृजित किए जाते थे और शत्रु की सीमा पर अपेक्षा नहीं करते हैं। तो आपको बस एक डार्क में लिख देना सदरलैंड बनाम मेयर, ठीक है। इसके बाद आते हैं निष्पादित संपत्ति क्या होती है। निष्पादित संविदा में वे संविधाएं जो युद्ध के प्रारंभ के पूर्व निष्पादित किए जाते हैं पर पक्षकार द्वारा कुछ बाध्यता का पालन करना शेष रह जाता है, इसलिए युद्ध प्रारंभ होने के पहले विदेशी शत्रु द्वारा माल बेचा जाता है और जब युद्ध प्रारंभ होने पर जो मूल्य बकाया रह जाता है वो युद्ध खत्म होने के बाद उनसे ले लिया जाता है। यानी कि जो ये धन की अदायगी होती है ये युद्ध के दौरान बंद रहती है, युद्ध के पहले चलती रहती है, युद्ध के बाद चलती रहती है। इसमें बीच में बस सिर्फ पॉज लगाया जाता है निष्पादित संविदा में। अब इसके बाद युद्ध का अगला प्रभाव क्या पड़ता है? शत्रु के राज्य क्षेत्र पर जो राज्य के नागरिक हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। नागरिकों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उनके अधिकारों पे प्रभाव पड़ता है, उन पर नियंत्रण बढ़ या घट जाता है, उनका लाभ घट या बढ़ जाता है, उनके हर नागरिक के हर वर्ग पे प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि भी इस नियम को मानता है कि शत्रु के नागरिकों पर प्रभाव अच्छे खासे पड़ते हैं, चाहे वो युद्ध किसी भी स्तर का हो। उनकी सुरक्षा बल पे प्रभाव पड़ता है, उनके सैनिक महत्व पर प्रभाव पड़ता है, उनके राज्य क्षेत्र पे, भौगोलिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है, इवन यहाँ तक कि उनके मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि युद्ध के प्रारंभ होते इसका प्रभाव ये जाता है कि वहाँ के नागरिक जो देश छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं या फिर युद्ध बंदी बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आता है युद्ध क्या है, युद्ध के क्या प्रभाव हैं, युद्ध की परिभाषा दीजिए और संघीय और शत्रु संपत्ति पे युद्ध के प्रभाव की विवेचना करिए। युद्ध की परिभाषा देते हुए युद्ध के प्रभाव को वर्णित करिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले युद्ध की परिभाषा लिख देनी है, ओपेनहीमन, स्टॉर्कर, हॉल की परिभाषा। फिर युद्ध के प्रभाव में आपको लिखना राजनयिक एवं वाणिज्य दूतों संबंधों की समाप्ति,
दूसरा, संधियों पे क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखना है। इसमें भी आप स्टार्ट का बात लिख सकते हैं कि कभी कभी संधियों में जो बातें की जाती है, प्रावधान की जाती है, उसको चेंज भी करना पड़ता है। तीसरा होता है व्यापारिक संबंधों की समाप्ति, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें आप ओपेनहाइम का एक लाइन लिख सकते हैं कि ये विषय आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि का ना होकर राज्य विधि का विषय है। इसके बाद संविदाओं पर प्रभाव पड़ता है, जो केवल मात्र राज्य का विधि है उस पर। इसके बाद शत्रु देश की संपत्ति पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे व्यक्तिगत संपत्ति हो। फिर लड़ाकू और गैर लड़ाकू सैनिकों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे सैनिक जो होते हैं ना, वैध और अवैध, उसमें बांट दिया जाता है। और इसके बाद वहाँ के नागरिकों पे प्रभाव पड़ता है, जिनको युद्धबंदी बना दिया जाता है या दूसरे देशों की तरफ उनको भेज दिया जाता है। अब आती है बात निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। जब युद्ध के प्रारंभ के साथ ही युद्धरत देश और उसके नागरिकों के बीच संबंध प्रभावित होने लगते हैं, तो सबसे पहला प्रभाव हमारे संबंधों पे दिखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या युद्ध के प्रभाव सिर्फ आपसी संबंधों पे पड़ते हैं, या हमने ऊपर जो भी पॉइंट वर्णित किए हैं सब पे प्रभाव पड़ता है। तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, सब पे प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई सशस्त्र संघर्ष होगा, जहाँ बल का प्रयोग होगा, युद्ध की स्थिति लागू होगी, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, बल्कि इसका दोनों पक्षकारों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि संघर्ष, ये युद्ध कितना गंभीर था उससे पता चलता है। अब न्यायालय के सामने इस संबंध में कोई स्पष्ट मामला तो आया नहीं जिसमें युद्ध के प्रारंभ से लेकर के अंत तक का प्रभाव का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया हो। लेकिन 1950 से 53 में कोरिया संघर्ष और 1956 के स्वेज नहर युद्ध के दौरान राज्य अभ्यास ने इस संबंध में एक पूरा व्यापक रिपोर्ट दिया था न्यायालय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने। और फिर स्टॉर्क ने मत दिया कि विवादी राज्य ना तो उन कठोर नियमों को लागू करने के लिए स्वयं को बाध्य करेंगे जो समुचित युद्ध के मामले में लागू किए जाते हैं, यानी टोटल वॉर, और ना ही अपने राजनयिक संबंध और संधि संबंधों का विच्छेदन करेंगे, ना संधियों को निलंबित रखेंगे। वे ऐसा समायोजन करेंगे जैसा कि संघर्ष की विशेष परिस्थिति में अपेक्षा की जाती है, कि युद्ध के दौरान आखिर क्या अपेक्षा की जाएगी, कि चलो तब तक संधियों को, संविदाओं को, आपसी संबंधों को एक पॉज दे देते हैं, ना कि उसको कंटिन्यू रखते हैं। युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम देखेंगे इसको समय अनुसार कैसा चेंज करना है। तो यही अपेक्षा की जाती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और महासभा ने भी इन्हीं निर्देशों का अनुपालन किया है, और सुरक्षा परिषद और महासभा अपने इन सिफारिशों के माध्यम से उसे पूरे विश्व में लागू करना चाहती है कि जब भी युद्ध हो तो उसका प्रभाव जो है इन सब चीज़ों पे पढ़ने से ज़्यादा आपसी संबंध पे कितना पड़ा ये ज़रूर देखा जाए। अब आपको इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, खासकर जो फैक्ट्स मैंने बताया ना उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट। कंसेप्ट क्या होता है हमारे दिमाग में चलता रहता है, पर हम फैक्ट भूल जाते हैं, इसलिए कई बार होता है एग्जाम में हम लंबे आंसर्स को ना बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। तो आपको इन फैक्ट्स को अच्छे से पेज में